हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आई हूं और आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग। परंतु उपसर्ग को आरंभ करने से पहले हम थोड़ा यह जान लेते हैं कि हिंदी शब्द भंडार में शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया किन 4 प्रकार से होती है, अर्थात हिंदी के शब्द जो हैं कितने प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं कि हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। हिंदी शब्द भंडार। तो हिंदी शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द निर्माण की प्रक्रिया 4 प्रकार से होती है, जिसमें पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है संधि और चौथा है समास। यानी इन चारों तरह से जो शब्द बनते हैं, इस प्रक्रिया में हमारे पास एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। यानी किन्हीं 2 शब्दों को मिलाकर एक तीसरा शब्द बन गया। कहीं पर शब्द के आगे, कहीं शब्द के बाद यानी पीछे कुछ शब्दांशों को जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। कहीं कहीं पदों को जोड़कर या पदों के मेल से बन जाते हैं शब्द। तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए उपसर्ग। उपसर्ग में शब्दांश जो होते हैं वह शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो जैसे है ये शब्दांश है और ये है शब्द। तो एक नया शब्द बना अनुशासन। ये क्या है? उपसर्ग है, यानी शब्दांश। और ये क्या है? मूल शब्द। और हमारे सामने क्या एक नया शब्द बनकर आया? अनुशासन। ठीक इसी तरह से देखिए, एक शब्द है भारत। ये क्या है? मूल शब्द। इसमें जोड़ा गया शब्दांश ईय। ये क्या हुआ? प्रत्यय कहलाता है। ये क्या है? शब्दांश। और एक नया शब्द बनकर आया मेरे सामने, भारतीय। यानी आपने देखा उपसर्ग में शब्द के पहले और प्रत्यय में शब्द के बाद शब्दांशों को जोड़ा गया है। संधि के अंतर्गत देखिए, एक शब्द है विद्या, उसमें जोड़ा गया आलय, शब्द बनकर आया विद्यालय। यानी एक शब्द 2 शब्द बनकर आया तीसरा शब्द। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक इसी तरह से समास के अंतर्गत होता है पदों का मेल। जैसे राजा का पुत्र बना राजपुत्र, रसोई के लिए घर बना रसोई घर। यानी इस तरह से हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भंडार में शब्दों की निर्माण प्रक्रिया होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। तो पहले अब उपसर्ग को समझें। देखिए उपसर्ग जो है 2 शब्दों के योग से बना है। यानी उपसर्ग में 2 शब्दों का योग है। पहला है उप, दूसरा है सर्ग। अब इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। उप का अर्थ है समीप या नजदीक, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी उप का अर्थ हो गया समीप या नजदीक और सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि करना। तो अगर उपसर्ग शब्द का अर्थ हम लोग अब देखें तो क्या पता चलता है? पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द रचना। यानी पास में समीप। तो जैसे कि यहां पर आपने देखा उपसर्ग के अंतर्गत कि पास में यानी शासन के पास अनु जोड़ा गया, एक नया शब्द बन गया। तो जैसे उदाहरण से समझिए कि
एक शब्द है कु शब्दांश और इसमें जोड़ा गया पुत्र। तो आप देखिए कु का अर्थ होता है बुरा, पुत्र का मतलब बेटा। तो एक नया शब्द क्या बनकर तैयार हुआ, कुपुत्र यानी खराब बेटा। तो यहाँ पर ये है उपसर्ग और ये है मूल शब्द और शब्द बनकर आया कुपुत्र। तो ये है शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग कैसे बनाए जाते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि मूल शब्द के आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ा जाता है, तभी जाकर एक नए शब्द बनते हैं, यही कहलाता है उपसर्ग। परिभाषा देख लीजिए। शब्द रचना के लिए जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, यानी अर्थ में परिवर्तन आना। जैसे पुत्र मतलब अच्छा बुरा दोनों ही हो सकता था, लेकिन कु मतलब बुरा, तो अर्थ आ गया कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। अगर कु के आगे हम लोग सु जोड़ देते तो हमारा शब्द का अर्थ बदल जाता सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। अब एक बात और जानने लायक है, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पर कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पूर्व किए जाने पर 3 प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी अर्थ जो बनकर आता है हमारे सामने वो 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला है विलोम, दूसरा है पर्यायवाची और तीसरा है विशेष अर्थ। जैसे यहाँ एक मैंने शब्द लिख रखा है पहले, इसके आगे शब्दांश जोड़े नी, क्या बन गया निरोग। रोग मतलब बीमारी और नी मतलब उसका उल्टा हो गया, विलोम शब्द के अंतर्गत आया नहीं यानी निरोग यानी बीमारी नहीं। पर्यायवाची यानी समान अर्थ, यानी जब हमारे समान अर्थ का बोध होगा। जैसे वास है, वास में अगर नी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा निवास। वास माने रहना, निवास मतलब भी रहना। अब विशेष अर्थ देखिए, विशेष अर्थ क्या है यहाँ पूर्ण, पूर्ण मतलब भरा हुआ, लेकिन इसके आगे जोड़े परि, तो मेरा क्या बन गया शब्द परिपूर्ण। इसका अर्थ क्या होता है पूरी तरह से भरा हुआ, तो यानी ये विशेष अर्थ का द्योतक है। अब आप देखिए उपसर्गों का वर्गीकरण, यानी हिंदी में उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी में मुख्य रूप से 3 भागों में उपसर्गों को बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है संस्कृत यानी तत्सम उपसर्ग। यानी हम सभी जानते हैं हिंदी कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। तो बहुत सारे शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी में संस्कृत के प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो वैसे कुछ उपसर्ग हैं। दूसरा है हिंदी तद्भव। तद्भव कह रहे हैं कि इसको तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप जो है उसे हम लोग तद्भव कह रहे हैं, उसे हम लोग हिंदी का उपसर्ग मानते हैं। तीसरा है विदेशज। अब विदेशज के अंतर्गत क्या है कि हमारे देश में हम लोग सभी जानते हैं विदेशी प्रभाव रहा, विदेशी आक्रमण हुए, इस कारण से विदेशी भाषा यहाँ पर बोली गई। इस कारण हमारे भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द आए ऐसे जो कि उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के हैं। तो इस आधार पे अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग जो है विदेशज उपसर्ग के अंतर्गत आ गए हैं। देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा एक नदी के समान है, गंगा नदी के समान। जैसे कहते हैं ना, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो क्या करती है, जितनी सहायक नदियां हैं उनको अपने में समेटते हुए, सबके जल को लेते हुए एकदम सागर की ओर बढ़ती है। तो हिंदी भाषा भी ऐसी है कि हिंदी भाषा जितनी भी भाषा है, हर भाषा के शब्दों को ग्रहण करती है, उसे अपने में समा लेती है, आत्मसात कर देती है और उसे अपनी भाषा का शब्द बना देती है और अपना विस्तृत रूप लेती है। हिंदी भाषा कभी किसी शब्द के प्रयोग में परहेज नहीं करती है, ये माँ है। लेकिन क्या है, एक बात ध्यान रखना है कि जब हिंदी भाषा में किसी शब्द का प्रयोग करेंगे जो विदेशी भाषा के हो तो उसकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए, बस यही एक शर्त है। जैसे कि आप हॉस्पिटल लिख रहे हैं, आप स्कूल लिख रहे हैं, आप उसको अंग्रेजी में ना लिखे, उसको हिंदी के वर्णों में से लिखे, हिंदी के अक्षर के प्रयोग से लिखें, आपका सही होगा। तो चलिए देखते हैं अब संस्कृत उपसर्ग। देखिए संस्कृत के उपसर्ग आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे हैं,
बच्चों में घबराहट होगी, क्या होगा, कैसे याद करेंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुल 22 उपसर्ग लिखे गए हैं। आप 22 उपसर्ग को 6 दिन में याद कर सकते हैं। किसी दिन 5 उपसर्ग याद कर लिए, किसी दिन 6 कर लिए, ऐसे करके आप इनको 1 सप्ताह के अंतर्गत याद कर लीजिए। इसको क्रम से इसलिए लिखा गया, जैसे आ, अप, व, अव, अनु, अधि। मान लीजिए इसी 5 को आप पहले याद कीजिए। फिर अति, अभि, अपि, उद, इसको याद कीजिए। उप, दुर, दुस, नि, निर। फिर है निस, प्र, परा, प्रति, परि, सम, सु, वि। इसको आप भागों में बांट लीजिए और उपसर्ग को याद कर लीजिए। अगर आप उपसर्ग याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ना शब्द बनाने में दिक्कत होगी, ना अगर आपको उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाएगा कि उपसर्ग पृथक करें तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप तो तुरंत उपसर्ग अलग कर लीजिए, क्योंकि आपको उपसर्ग याद हो गया है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, उपसर्ग को हमेशा याद कीजिए। और इसका अभ्यास कैसे करेंगे, इतने सारे उपसर्ग हैं, इनसे शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप एक चार्ट बनाइए। देखिए, मैं किताब से भी आपको बता सकती थी, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है अगर उसी को कॉपी में लिख लिया जाए और एक चार्ट बना लिया जाए तो मुझे लगता है कि आपको याद करने में, आपको अभ्यास करने में, आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जैसे मैंने चार्ट बनाया है अपने कॉपी में, आप भी चार्ट बना लीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, चार्ट भी बना के आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 कॉलम, ठीक है। पहला में उपसर्ग लिखेंगे, दूसरे में उसका अर्थ लिख लेंगे, तीसरा में मूल शब्द और चौथा में जो शब्द बनकर आए। अब क्या कीजिएगा, आप सारे उपसर्ग को लिख लीजिएगा। उपसर्ग के अर्थ को भी लिख सकते हैं, कुछ शब्दों को लिख लीजिए, मूल शब्द। आप इससे हटके भी कुछ शब्द लिख सकते हैं और उसका यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप खुद देखेंगे कि आपको उपसर्ग समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। और उपसर्ग एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक क्लास के लिए ज़रूरी है। ये यहाँ तक कि कॉलेज में कंपटीशन एग्ज़ाम बोलिए, हर जगह उपसर्ग से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ये भूलने वाला विषय होना ही नहीं चाहिए। इसे आप ऐसे अभ्यास कीजिए, ऐसे समझ के पढ़िए कि आपको पूरा याद हो जाए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आए। इसीलिए मैंने ये चार्ट बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया, ताकि आप कम से कम इसे देखकर अपने कॉपी में इसी तरह से अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। देखिएगा, आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, आपको इसका परिणाम, इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए आप जो है एक चार्ट बनाइए और चार्ट बना करके सारे शब्दों को लिखिए, कुछ उपसर्ग लिखिए और फिर शब्दों का निर्माण कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को मानेंगे और ऐसे ही अभ्यास करेंगे। आप खुद देखिएगा कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय देखिएगा कि सारा जो भी आप आज ने मेहनत किया है आपने, वो सारा का सारा वहाँ पर आपको उसका फल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला उपसर्ग यहाँ जो आपको पहले उपसर्ग लिखाया गया है इसी से है, क्रम से देखिए। पहला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ है तक, समेत, से लेकर। अब इसको जोड़ा गया है मरण, जीवन, जन्म। देखिए, मैं एक शब्द को जोड़कर आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आ को जोड़े मरण में तो क्या बनेगा, आमरण, ठीक है। जीवन में जोड़ेंगे तो आजीवन, और जन्म में जोड़ेंगे तो आजन्म, ठीक है। इसी तरह अप है, अप का अर्थ होता है लघुता, हीनता, यानी छोटा। तो मान होता किसी को सम्मान देने की बात, लेकिन यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपमान। शब्द, जैसे कहते हैं ना, कुछ शब्द कह रहे हैं यानी अपनी बात, तो इस बात को भी छोटा, हीनता कैसे बनाएंगे, अपशब्द, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए अव है, इसका भी अर्थ होता है हीनता, न्यूनता, अनादर, निश्चय। अब इसका भी कैसे शब्द निर्माण हुआ, अवगुण। शेष में अव जोड़ें तो क्या बनेगा, अवशेष। लोकन में अवलोकन। यहाँ अवलोकन में किसका अर्थ आ गया, ये निश्चयता का बोध हो गया। अवलोकन करना माने एकदम निश्चिंत होकर देखना।
अनु का अर्थ होता है पीछे, साथ, समान। इसलिए देखिए यहाँ शासन में जब जुड़ा तो क्या बना, अनुशासन। ठीक है, और क्या चुना बनेगा, अनुरूप, अनुकरण, अनुक्रम। देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, लेकिन अब मैं जो है एक एक शब्द आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगी। बाकी शब्द आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे अधिकार है, कार शब्द है, अधि जुड़ा तो क्या बना, अधिकार। ठीक है, अधिपति हो गया। गमन में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अधिगमन। मैं लिख के ही बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई संदेह ना रहे। अति माने अधिक होता है, तो बन गया क्या, काल में जोड़े तो अतिकाल, क्रमण में जोड़े तो अतिक्रमण। देखिए अभि का अर्थ होता है सामीप्य और इच्छा आधिक्य। इसमें भी मान के मान, जैसे सम्मान की बात है, अभी जोड़ दिए तो और अभिमान की बात हो गई, तो यहाँ मान में होगा क्या, अभिमान, अभिशाप, अभियोग। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही कॉलम बना हुआ है। देखिए अपि एक उपसर्ग का जिसका अर्थ होता है भी, अवश्य, निश्चय, निकट। तो पितु शब्द है, सॉरी तू शब्द होगा, तो क्या बना, अपितु, अपिधान, अपिहित। ठीक है, उत और उद, इसका अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कर्ष, शाह, कंठा, तम, घूस। तो क्या जोड़ेंगे, उत्कर्ष, उत्साह, उत्कंठा, उत्तम, तत हो गया, ऐसे लिख के देख लीजिए, उत्तम, और उद्घोष। अब देखिए उप का अर्थ होता है समीप या छोटा, तो कैसे बनेगा, वन कहते हैं जंगल को, तो उपवन किसे कहेंगे, जो छोटा जंगल है। सभा बड़ी होती है, उससे अगर छोटी सभा है तो उपसभा। उपदेश, देश एक बड़ा देश है, छोटे देश को क्या कहते हैं, उसका उपदेश। मंत्री के साथ उपमंत्री। अब देखिए दुर है, दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा, तो यहाँ क्या अर्थ होगा, जन के साथ लगा देंगे तो दुर्जन। रौ क्या हो गया, रेफ हो गया। दुर्दशा, ऊपर रेफ लग गया, क्योंकि रे जो है र है हलंत लगा हुआ, यानी इसके में स्वर नहीं है। दुस, दुस का हो जाएगा दुष्कर्म, दुष्काल। फिर देखिए नी का नीचे, आज्ञा, भीतर, अच्छी तरह। तो क्या शब्द बना, मग्न के साथ निमग्न, अच्छी तरह से मग्न होना। रोध के साथ निरोध, और वारण के साथ निवारण। ठीक इसी तरह से देखिए निर, यहां पर क्या अर्थ है, निषेध, बाहर। तो भय यानी डरा हुआ, और निर्भय मतलब नहीं डरा हुआ। यहां हलंत हो जाएगा। जन यानी जन माने मनुष्य, और जहां कोई मनुष्य ना हो वो क्या हो जाता है, निर्जन। निस का अर्थ होता है निषेध, बाहर। यहां पर देखिए संतान के आगे लगा तो क्या हो गया, निसंतान। संदेह के आगे लगा तो निसंदेह। प्र मतलब आगे, यश, अधिक, इसका अर्थ होता है। बल के आगे लगाएंगे प्र तो क्या बनेगा, प्रबल। भाव के आगे जोड़े तो प्रभाव। परा का अर्थ होता है उल्टा, दूर, पीछे। देखिए जीत मने जीतना, विजय पाना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पराजित, पराजय, पराकाष्ठा। ठीक इसी तरह से देखिए प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, विपरीत, सामने।
दिन के साथ जुड़ा तो क्या बना? प्रतिदिन। वाद के साथ, वाद बने होता है कुछ बोलना, और उसका जब विरोध करते हैं तो होता है प्रतिवाद। ये हो गया विपरीत, उल्टा, वाद का विपरीत प्रतिवाद। क्षण के साथ जुड़ा तो क्या बन गया? प्रतिक्षण। परि का अर्थ होता है पूर्णता, आधिक्य, तो परिपूर्ण में जुड़ा तो परिपूर्ण बन गया। त्याग के आगे जुड़ा तो क्या बनेगा? परित्याग। त्याग मने छोड़ना, परित्याग मने एकदम से पूरी तरह से छोड़ना। हास मने हंसी, और बहुत ज़्यादा हंसी को क्या कहते हैं? परिहास। सम का अर्थ होता है उत्तम, पूर्ण, साथ। तो बंध के साथ अगर जुड़ा तो क्या बना? संबंध। कल्प के साथ संकल्प, योग के साथ संयोग। इसके एक नियम है, इस पर भी होगा तो मैं एक आपको बाद में वीडियो बना के समझा दूंगी कि ये योग जो है किस तरह से होता है। ये संधि का नियम है। सु का अर्थ होता है अच्छा, श्रेष्ठ। तो कर्म में सु जोड़ेंगे तो क्या बन गया? सुकर्म मने अच्छा कर्म। वास मने क्या होता है? सुगंध। तो सु जुड़ा तो क्या बना? सुवास। पुत्र के साथ सु जुड़ा तो सुपुत्र। बोध के साथ सु जुड़ा तो सुबोध मने समझने योग्य। वी का अर्थ है विशेष, बिना। इसीलिए विज्ञान के साथ जब वी जुड़ता है तो क्या बनता है? ज्ञान के साथ जब वी जुड़ता है तो बनता है विज्ञान। जय के साथ जब वी जुड़ा तो बना विजय। और राग का अर्थ होता है प्रेम, तो विराग का मतलब क्या हो गया? वैराग्य। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग। कुल 22 उपसर्ग हैं, लेकिन उपसर्ग लेसन जो पाठ जो है थोड़ा बड़ा पाठ है। इसे एक दिन में पढ़ा के समझा देना संभव नहीं है, क्योंकि यह आपको समझ में आएगा भी नहीं। इसे धीरे धीरे समझे, क्योंकि व्याकरण ऐसा ही विषय है। इसे जल्दीबाजी में समझने से इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मन लगा करके समझेंगे तो उपसर्ग याद भी हो जाएगा, और कैसे शब्द बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग की मैंने चर्चा की है। अगले वीडियो में मैं हिंदी उपसर्ग की चर्चा करूंगी, और उसके साथ ही साथ विदेशज उपसर्ग है उसकी भी चर्चा होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह उपसर्ग का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बतलाया है कि कॉपी में कॉलम बना करके, ये 4 कॉलम बनाकर उपसर्ग, अर्थ, मूल शब्द और निर्मित शब्द, ये कॉलम बना करके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप खुद देखिएगा कि आपको उपसर्ग जो है याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। और सिर्फ परीक्षा तक ही नहीं, आने वाले समय में जब आप कॉलेज में भी पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, तब भी आपको समझ में आएगा और आप किसी को समझा भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद समझकर किसी को समझा भी सकते हैं। और कैसे अभ्यास करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। आप इस बात पर ध्यान दें, थोड़ा परिश्रम करें। थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते करते आप खुद देखिएगा, परिश्रम करना आप सीख जाएंगे। आपको परिश्रम करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, सभी में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चा जो है उपसर्ग को सीख सके, उसे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको जो है नोटिफिकेशन, उसकी सूचना जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा, इस व्याकरण के उपसर्ग पाठ को समझा है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हिंदी उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।